हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें मात्र 10 ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना करें, यानी कि उसके बारे में लिखें। जो हमसे बोर्ड कहता है कि परीक्षार्थी अपने ही शब्द में उत्तर दें, तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है ताकि आपको 100% A to Z समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आजकल गर्भ निरोधक की कई विधियां मानव द्वारा प्रयुक्त होने लगी है और ऐसे लोगों में जागरूकता के कारण ही संभव हो पाया है। यानी कहने के अर्थ है, जो आजकल की जो गर्भ निरोधक की कई विधियां आ रही हैं, वो मानव के द्वारा जागरूकता के कारण ही संभव हो पाया है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आजकल गर्भ निरोधक की कई विधियां मानव द्वारा प्रयुक्त होने लगी है और ऐसे लोगों में जागरूकता के कारण ही संभव हो पाया है। और कुछ प्रमुख गर्भ निरोधक की विधियां निम्नलिखित होता है। और यहाँ पे पहला नंबर को देखेंगे कि आयुसीडी जैसे कॉपर टी या लूप तकनीक का उपयोग महिलाओं के जनन नाल में कर अंडरोपण को अवरुद्ध किया जा सकता है, यानी कि उसे रोका जा सकता है। कॉपर टी या लूप तकनीक का उपयोग महिलाओं के जनन नाल में उसे कर अंडरोपण को अवरुद्ध किया जा सकता है। और यहाँ पे दूसरा है मुखीय गोलियां, और इस विधि का प्रयोग कर मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें हार्मोन युक्त टिकिया को भूख द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अंडक्षेपण को चक्र को बदलकर अंडोत्पादन को अवरुद्ध कर देता है। यानी कहने का अर्थ है, जब आप खाना खाते समय इस गोलियां को लेना होता है तो उसी यहाँ पे कहा गया है कि इसमें हार्मोन युक्त टिकिया को भूख द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अंडक्षेपण चक्र को बदलकर अंडोत्पादन को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि उसे रोक देता है। और ये टिकिया गर्भाशय विधि स्तर के गुण को बदल देता है, फलतः गर्भाशय को युग्मनज के प्रतिस्थापन के प्रतिकूल भी बना देता है। यानी कि पूर्णतः आप देखने का प्रयास करेंगे कि इस विधि का प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें हार्मोन युक्त टिकिया का भूख द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अंडक्षेपण चक्र को बदलकर अंडोत्पादन को अवरुद्ध कर देता है। और ये टिकिया गर्भाशय भित्ति स्तर के गुण को बदल देता है और फलतः गर्भाशय को युग्मनज के प्रतिस्थापन के प्रतिकूल भी बना देता है। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ साइंस से 200 क्वेश्चंस को इस प्रकार से देख लेंगे कि आपको कोई प्रकार की डाउट नहीं होगी। और यहाँ पे कॉन्डम या डायफ्राम इत्यादि का प्रयोग करके निषेचन को रोका जा सकता है। और चौथा है शल्य क्रिया द्वारा शुक्राणु का अंड से संयोग को रोका जा सकता है। इसे महिलाओं या पुरुषों में नसबंदी भी के नाम से भी जानते हैं। तो शल्य क्रिया जैसे महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी या पुरुषों में वैसेक्टोमी द्वारा शुक्राणु का अंड से संयोग को रोका जा सकता है। इसे महिला या पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, या क्रोमोसोमीय विकार से आप क्या समझते हैं। निम्नांकित गुणसूत्र विकार के कारणों एवं संबंधित असमानता के लक्षणों को लिखें। पहला है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। बिल्कुल यहाँ साइंस से देखते हुए चलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आज के डेट में ही इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले है यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह विकार उत्पन्न होते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल यहाँ साइंस समझते हुए चलेंगे कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह विकार उत्पन्न होते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। और पहला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों कि इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। और यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के
विकसित होने से होता है और ऐसे व्यक्ति में छोटा कद, छोटे छोटे गोल सिर वाला, खुला मुंह, गर्दन छोटा आदि जैसे प्रमुख लक्षण होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अप डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं और यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के विकसित होने से होता है और ऐसे व्यक्ति में छोटा कद, छोटे गोल सिर वाला, खुला मुंह, गर्दन छोटा आदि जैसे प्रमुख लक्षण वाले होते हैं। डाउन सिंड्रोम जिसमें पाए जाते हैं वह इस प्रकार से प्रमुख लक्षण उसमें होते हैं। और यहाँ पे क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है दोस्तों कि ऐसे आनुवंशिक विकार वाले मनुष्य में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात कुल यानी कि 47 XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति में मादा लक्षण क्रोमोसोम की स्थिति बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति बांझ भी हो जाते हैं, यानी कि वह बच्चा नहीं पाए कर सकते हैं। यहाँ पे मनुष्य का बात हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे आनुवंशिक विकार वाले मनुष्य में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, अर्थात कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में मादा लक्षण क्रोमोसोम की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे व्यक्ति बांझ हो जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों कि इस विकार के कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की XO स्थिति होती है और ऐसी नारी बांझ हो जाती है क्योंकि अंडाशय अल्प विकसित रह जाती है। यानी कहने का अर्थ है 46 तो होना चाहिए लेकिन इसमें 45 ही हो पाता है। तो यहाँ पे वहीं लिखा गया है कि इस विकार का कारण एक के एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की XO स्थिति होती है। ऐसी नारी बांझ हो जाती है और क्योंकि अंडाशय अल्प विकसित रह जाती है। दोस्तों तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर इतना ही लिखना था तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि एड्स के कारण, लक्षण एवं रोकथाम का वर्णन करें। बिल्कुल यहाँ साइंस समझते हुए चलेंगे कि एड्स के कारण, लक्षण एवं रोकथाम का वर्णन करें। तो सबसे पहले एड्स को देखेंगे कि यह बीमारी HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है और यह विषाणु एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर संक्रमित व्यक्ति के देह एवं रक्त कोशिका में वृद्धि करता है। यानी कि यहाँ पे एक बार में समझने का प्रयास करेंगे कि यह बीमारी HIV नामक विषाणु के द्वारा फैलता है और यह विषाणु एक बार मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर संक्रमित व्यक्ति के देह एवं रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करता है। दोस्तों और यहाँ पे देखेंगे एड्स फैलने के निम्न कारण होते हैं। पहला, प्रभावित व्यक्ति के साथ यौन संबंध है, यानी कि जिसको पहले से एड्स हुआ है अगर उसके साथ हम यौन संबंध बनाते हैं तो उसको एड्स हो सकता है दोस्तों। और दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति में प्रयोग की गई सुई का व्यवहार, यानी कि जिसका पहले सुई दे दिया गया हो वह अगर वह व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है। और तीसरा है कि एड्स से संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रुधिर आदान करने से हो सकता है। और चौथा एक, संक्रमित महिला यानी गर्भवती से भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर देता है। यानी कि कोई भी अगर महिला गर्भवती है अगर उसे एड्स हुआ है और उसके जो पेट में जो पल रहा बच्चा होता है उसे भी एड्स हो सकता है अगर वह बाहर आता है दोस्तों, यानी कि वह जन्म लेता है। और यहाँ पे यहाँ पे इसका लक्षण दिखाना है एड्स बीमारी का। तो एड्स बीमारी के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना। दूसरा है कि लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, क्रमशः शरीर का वजन कम होना, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का कम हो जाना और कम काम करने पर भी आपको थकान महसूस करना है। आप 2 से 3 भी 4 लिखते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि एड्स बीमारी के रोकथाम के उपाय क्या होता है। जो फैलने का कारण था यानी कि यहाँ पे देखे थे उसी को तो यहाँ पे रोकथाम में देखेंगे कि अनैतिक यौन संबंध को आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि उससे आपको दूर रहना चाहिए और केवल एक बार प्रयोग आने वाला सुई का ही प्रयोग करें और मैथुन के समय कॉन्डोम का उपयोग करें और दूसरे व्यक्ति का शेविंग रेजर, टूथब्रश से आदि का प्रयोग न करें। यदि आपको आशंका है तो योग्य डॉक्टर से मिलकर जांच करवा लें। और एड्स में एलिसा जांच होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एड्स में कौन सी जांच होती है तो एलिसा जांच होती है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ साइंस तरीके से देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे इस प्रश्न का इतना ही आंसर था जो कि यहाँ पे आपके सामने हो चुका है। यहाँ पर भी 5 नंबर आपका तैयारी हो चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
सभी प्रश्न बहुत ही धाकड़ तरीके से लाया गया है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस सभी प्रश्न को आज के डेट में ही इसे याद करते हुए चलिएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है और चिकित्सा के क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग समझेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आखिर होता क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। यानी कि अंत तक कहने का अर्थ है यानी कि मनुष्य के उपयोग में होना चाहिए दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी का कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार में समझने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। दोस्तों सेशन अच्छी लगे इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न में था कि यहाँ पे उपयोगिता को वर्णन करें। तो यहाँ पे है कि चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित है। और यहाँ पे पहला है कि आनुवंशिकी द्वारा तैयार हार्मोन यहाँ पे इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है और प्रयोगशाला में इंसुलिन जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया गया है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त इंसुलिन से मनुष्य में एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है और प्रयोगशाला में इंसुलिन जीन का कृत्रिम संश्लेषण भी किया गया है। सूक्ष्म जीव से प्राप्त इंसुलिन से मनुष्य में एलर्जी संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा है कि मानव वृद्धि हार्मोन। तो मानव वृद्धि हार्मोन में क्या होता है, इस हार्मोन का उपयोग मनुष्य में बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है और औद्योगिक स्तर पर इस हार्मोन का उत्पादन बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोली में जीन क्लोनिंग द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अभी के समय भी यह जारी किया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि इस हार्मोन का उपयोग मनुष्य में बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है और औद्योगिक स्तर पर इस हार्मोन का उत्पादन बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोली में जीन क्लोनिंग द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे अंत तक देखेंगे कि टीका या वैक्सीन निर्माण, जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया आदि के लिए ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस से आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा टीका बनाना आसान और सस्ता तथा निरापद होता है। यानी कि टीका या वैक्सीन के आ जाने से ये सभी का निर्माण हुआ है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया आदि के लिए ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस से आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा टीका बनाना आसान, सस्ता और निरापद भी हुआ है। यानी कि अभी के समय में और कोई व्यक्ति का अगर एड्स से ग्रसित है तो पहले क्या होता था कि वह बच नहीं पा जाता था, यानी कि कहने का अर्थ है वह उसका मृत्यु संभव था। लेकिन अभी के समय में इसका बीमारी खोजा जा चुका है, यानी कि उसका टीका लग रहा है, तो आपको बहुत ही आसानी से और सस्ता तरीके से मिल भी जा रहा है। तो यहाँ पे इतना ही लिखना था, तो 5 नंबर इसके लिए भी तैयारी हो गया। यानी कि इतना ही लिख दे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका होती है। तो मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली या मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा आदि पर आश्रित है। यानी कि शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करेंगे कि मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। और हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली या मछली उत्पादों तथा अन्य जीव जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा आदि पर आश्रित है। यानी कि अभी के समय में कोई भी व्यक्ति मछली खरीद कर खा रहा है, यानी कि वहाँ पे उसका अधिकतर बिक्री हो रहा है। और वहीं पे यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
और यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। यानी कोई व्यक्ति कहीं बावली खोद कर या पोखर को खोद कर उसे उसमें मछली पाल रहा है और अपनी जीवन यापन कर रहा है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन भी है। मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं और आजकल मत्स्य पालन की विकसित तकनीक को नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं शुरू से अंत तक कि मत्स्य पालन यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना तथा उनका प्रसंस्करण और उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली या मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा केकड़ा आदि पर आश्रित है और भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य का महत्वपूर्ण स्थान भी है और यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है और बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन भी है। और मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकें अपनाई जा रही हैं और आजकल मत्स्य पालन की विकसित तकनीक को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इतना लिख देते हैं तो आपका 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि लिंग क्या है और लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसे भी हम लोग 5 नंबर की तरह ही देखेंगे दोस्तों कि लिंग क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्रत्येक पुरुष और स्त्री के अंदर एक गुप्त अंग होता है जिसे सामान्यतः हम लिंग के नाम से जानते हैं और स्त्री के अंदर मौजूद गुप्त अंग होता है जिसे योनि तथा पुरुष के अंदर मौजूद गुप्त अंग होता है उसे हम लोग लिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक बार में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री के अंदर एक गुप्त अंग होता है जिसे सामान्यतः हम लिंग के नाम से जानते हैं और स्त्री के अंदर मौजूद जो गुप्त अंग होता है उसे हम लोग योनि कहते हैं तथा पुरुष के अंदर जो मौजूद गुप्त अंग होता है उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल यह आसानी से तरीके से देखते हुए चलेंगे। और लिंग निर्धारण के प्रकार तो यहाँ पे पहला है कि जीनी यानी कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। अधिकांश जंतुओं में जीनी लिंग निर्धारण होता है जिसमें 50% नर तथा 50% मादा बनते हैं और इसकी निम्नलिखित 5 मुख्य जीनी लिंग निर्धारण की क्रिया विधियाँ होती है। और पहला है कि XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण और XXO गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तीसरा है ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। चौथा है ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण और पांचवा है कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यह साइंस से देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे जो बी है कि वातावरण द्वारा लिंग निर्धारण यह निम्नलिखित प्रकार से होती है। हार्मोन का प्रभाव और फ्री मॉर्टिन और ताप प्रभाव। मानव में मुख्य रूप से XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। जब X का मिलन होता है तो उस समय संतान मादा पैदा होता है और जब X का Y से मिलन होता है तो उस समय संतान नर पैदा होता है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ साइंस से देखते हुए चलेंगे यानी कि इतना ही इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। तो मानव में मुख्य रूप से XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है। जब X का X से मिलन होता है तो संतान मादा पैदा होता है और जब X का Y से मिलन होता है तो उस समय संतान नर पैदा होता है यानी कि लड़का पैदा होता है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का इतना ही आंसर लिखते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। बिल्कुल ही VVI प्रश्न है कि कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। इसे भी हम लोग आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को 2 से 3 बार परीक्षा से पहले देख लेंगे तो आपको पूर्णतः याद भी हो जाएगा दोस्तों और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे दोस्तों। सेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें तो सबसे पहले देखेंगे कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। यानी कहने का अर्थ है कैंसर जो होता है कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है ठीक तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। असंक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को सार्कोमा
लिम्फोमा, कार्सिनेमा तथा लाइपोसा कहते हैं दोस्तों। यानी कि संक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनेमा और लाइपोसा भी कहते हैं। और कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है, यानी कैंसर जो होता है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, जो पीड़ा रहित होता है यानी कि अधिक दर्द रहित होता है। और हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर उसे नष्ट कर देती है। यानी कि जो ट्यूमर कोशिकाएं होती है, यानी कि हानिकारक जो ट्यूमर कोशिकाएं होती है वो अच्छी अच्छी जो ऊतक होती है उसमें प्रवेश कर उसे नष्ट कर देती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं यानी कि जो कैंसर में होते हैं उसे अच्छे अच्छे जो ऊतक होते हैं उसे नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और कैंसर का उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे कि कैंसर के द्वारा निर्मित कोशिकाएं सामान्य वृद्धि नियंत्रण क्रिया को नहीं दर्शाता है तथा अनियंत्रित रूप से टूटकर कोशिकाओं का समूह बनाता है। संक्रमित ऊतकों के आधार पर कैंसर को सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनेमा तथा लाइपोसा भी कहते हैं। और कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकता है जो पीड़ा रहित होता है। हानिकारक ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर उसे नष्ट कर देती है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और कैंसर का उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर इतना ही लिखना था दोस्तों। अगर इतना लिख देते हैं तो आपका 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नव प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8वां नव प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि ऊतक संवर्धन पर निबंध लिखिए, यानी कि ऊतक संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। तो हम लोग आसानी से समझेंगे दोस्तों ऊतक संवर्धन क्या होता है। जब किसी ऊतक को माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है, उसे ही ऊतक संवर्धन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बार मैं समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी ऊतक को माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है, उसी को ही ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन के प्रकार यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, केलस संवर्धन। इसमें किसी भी पादप अंग का संवर्धन करते हैं, यानी कि कोई भी पादप इसमें संवर्धन कर सकते हैं। भ्रूण का संवर्धन, इसमें पृथक्कृत भ्रूण का संवर्धन होता है। और तीसरा है ऊतक या कोशिका निलंबन संवर्धन, यानी कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार संवर्धन यह होता है। और यहाँ पे चौथा है कि अंग संवर्धन, तो पृथक्कृत अंगों जैसे मूलाग्र, प्रौढ़ अंगों पुष्पों आदि का संवर्धन इसमें होता है। और पांचवा है जीव द्रव्य संवर्धन, तो पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संवर्धन। और छठा है परागकण संवर्धन, तो पृथक्कृत परागकणों के संवर्धन से अगुणित भ्रूण बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये साइंस से समझेंगे। इतना ही लिखना था दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, तो इतना लिख देते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो जब किसी ऊतक को माध्यम में रहकर उसकी वृद्धि कराई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है, उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं। और इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, केलस संवर्धन, इसमें किसी भी पादप अंग संवर्धन करते हैं। और भ्रूण का संवर्धन, इसमें पृथक्कृत भ्रूण का संवर्धन होता है। ऊतक या कोशिका निलंबन में क्या होता है कि कोशिकाओं या ऊतक से तैयार संवर्धन इसमें होता है। और अंग संवर्धन में पृथक्कृत अंगों जैसे मूलाग्र, प्रौढ़ अंगों, पुष्पों आदि का संवर्धन। और जीव द्रव्य संवर्धन में पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संवर्धन। और परागकण संवर्धन में पृथक्कृत परागकणों के संवर्धन से अगुणित भ्रूण बनाए जाते हैं। और यहाँ पे 9वां प्रश्न है। और यहाँ पे 9वां प्रश्न आपके सामने है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि मानव में लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही संपन्न हो जाता है। बिल्कुल ये आसानी से समझेंगे दोस्तों। और यहाँ पे है कि महिलाओं में अंडाणु एक ही प्रकार का होता है और इसमें एक से लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। और नर के शुक्राणु में 50% एक्स तथा 50% वाई प्रकार का लिंग क्रोमोसोम होता है। अगर निषेचन के समय एक्स लिंग क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो वह लड़की के रूप में विकसित होता है। और वाई लिंग क्रोमोसोम का शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो वह शिशु लड़का के रूप में विकसित हो जाता है। अतः वैज्ञानिक रूप से तथा जैविक रूप से शिशु का निर्धारण हमेशा उसके पिता द्वारा ही संभव हो पाता है, न कि उसके माता द्वारा। और यहाँ पे नर है और यहाँ पे मादा, और एक्स मिलेगा तो उस समय लड़की पैदा लेगी और एक्स वाई मिलेगा तो उसमें लड़का पैदा होगा। यानी कई प्रकार की आजकल जो शादियाँ हो रही हैं
और उस महिला के द्वारा अगर खासकर लड़की पैदा हो रही तो उस महिला को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी कि उसको यानी इसे तरीके से देखा जा रहा है, यानी कि उसमें महिला का कोई प्रकार की हाथ नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ पुरुष का ही उसका दोष है, महिला का कोई दोष नहीं है, क्योंकि महिला में एक्स एक्स की ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में एक्स वाई ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पुरुष वाई देगा तो ही लड़का पैदा होगा, अगर एक्स देगा तो जाहिर सी बात है उसमें लड़की पैदा होगा ही, तो उसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है दोस्तों। तो महिला को योगदान करें और सहायता करें दोस्तों, न कि उस पर जुर्म ढाएं। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को अच्छे से जरूर तैयारी कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में अगर यह प्रश्न आता है तो आप आसानी से लिख पाइएगा दोस्तों। तो मानव में लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही संपन्न हो जाती है और महिलाओं में अंडाणु एक ही प्रकार का होता है, इसमें एक्स लिंक क्रोमोसोम पाया जाता है और नर के शुक्राणु में 50% एक्स प्रकार का तथा 50% वाई प्रकार का लिंक क्रोमोसोम होता है। और अगर निषेचन के समय एक्स लिंक क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो वह लड़की के रूप में विकसित होता है और वाई लिंक क्रोमोसोम का शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो वह शिशु लड़का के रूप में विकसित होता है। अतः वैज्ञानिक तथा जैविक रूप से शिशु का निर्धारण हमेशा उसके पिता द्वारा होता है, उसमें माता का कोई योगदान नहीं होता। इतना लिख देते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रसव क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रसव क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो गर्भावस्था जो साधारणतः 270 दिन यानी कि 270 दिन में तो होता ही है, यानी कि 9 महीना में 10 दिन आगे या पीछे हो सकता है का होता है। उसके बाद शिशु को गर्भ से जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को ही प्रसव कहते हैं। गर्भावस्था जो साधारणतः 270 दिन का होता है, उसके बाद शिशु को गर्भ के जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को ही प्रसव कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे कि जब गर्भ अवस्था पूर्ण हो जाती है तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार का संकेत उत्पन्न होता है, यानी प्लासेंटा कहने का अर्थ है वह जो नाभि होती है जिसे भोजपुरी में हम लोग ढूंढी के नाम से जाते हैं, तो वहीं यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि जब गर्भ अवस्था पूर्ण हो जाती है तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार का संकेत उत्पन्न होता है जिसे पीयूष ग्रंथि सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है। यह गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। संकुचन के कारण महिला को प्रसव दर्द होता है, यानी कि अधिक पीड़ा होती है जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिकतम निकलने लगता है, जिससे संकुचन तीव्र हो जाती है और शिशु गर्भाशय के जनन नाल द्वारा बाहर निकल आता है और शिशु के जन्म लेने के बाद प्लासेंटा को काट दिया जाता है, यानी कि उसके नाभि को काट दिया जाता है। एक बार में भी इसे रिकॉल कर लेंगे अच्छे से कि गर्भावस्था जो साधारणतः 270 दिन का होता है, उसके बाद शिशु को गर्भ से जनन नाल के द्वारा बाहर आने की क्रिया को ही प्रसव कहते हैं। अब जब गर्भ अवस्था पूर्ण हो जाती है तो प्लासेंटा के द्वारा एक प्रकार का संकेत उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि सक्रिय अवस्था में आ जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लगता है और यह गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, जिसके संकुचन के कारण महिला को प्रसव दर्द होता है। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिकतम निकलने लगता है जिससे संकुचन तीव्र हो जाती है और शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकल आता है और शिशु के जन्म लेने के बाद प्लासेंटा को काट दिया जाता है दोस्तों। तो इतना लिख देते हैं तो 5 अंक मिल जाएगा दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।